हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अफजल हुसैन और मैं एक एसी टेक्नीशियन हूँ। और आज मैंने एसी टेक्नीशियन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वायरिंग डायग्राम बनाया है। इस वायरिंग डायग्राम का यूज हमें एफसीयू में करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे। तो यही जो मैंने बनाया है, यही वायरिंग डायग्राम है और यही वो थर्मोस्टेट है जो हम एफसीयू में लगाते हैं। इस थर्मोस्टेट को लगाने के लिए ये नंबर दिया होता है RCYL GH GM GL CSC RC, और ये थर्मोस्टेट है जो हम यूज करते हैं। और ठीक उसका वायरिंग डायग्राम भी यहाँ पे है उसका। तो इसका यहाँ पे वायरिंग डायग्राम दिया हुआ है थर्मोस्टेट का, यानी कि R में हम 24 वोल्ट देंगे और C में कॉमन देंगे, और ये जो Y है इसको कंट्रोल आउटपुट DC 0 to 10 वोल्ट है। ये 0 to 10 वोल्ट ये एक्चुएटर के लिए है। ये 0 to 10 वोल्ट यहाँ पे आएगा तो एक्चुएटर चालू हो जाएगा। और ये L है 230 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज फॉर फ़ैन, ये फ़ैन के लिए 230 वोल्ट दिया जाएगा। और ये GH मतलब कि ये हाई स्पीड का वायर इसमें डाला जाएगा। GM मतलब कि मीडियम स्पीड का वायर इसमें डाला जाएगा। GL यानी कि लो स्पीड का वायर डाला जाएगा इसमें। और RC और CS ये सेंसर का है। तो इसका कोई यूज ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हम लोग इतना ही ज़्यादा यूज है। और मैंने भी यहाँ पे वही लिखा हुआ है CRYL GH GM GL। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे हम वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि इसमें क्या क्या पार्ट्स चाहिए। तो इसमें एक ट्रांसफार्मर चाहिए और एक थर्मिस्टर चाहिए, इंडोर मोटर है और 3 MFD का इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है और एक एक्चुएटर है। बस इतना ही पार्ट्स है। ये जो इंडोर मोटर है इसमें 6 वायर है। सबसे पहले इसमें कॉमन होता है जिसको हम न्यूट्रल का पावर सप्लाई देते हैं, न्यूट्रल देते हैं इसमें कॉमन में। और एक मोटर में हाई है, ये हाई का वायर है, ये मीडियम का वायर है, ये लो है, और ये दो ग्रे का वायर है जो कि कैपेसिटर का है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसका पावर सप्लाई कहाँ से कहाँ जाता है। तो सबसे पहले हम 220 वोल्ट हम ट्रांसफार्मर में देते हैं। तो प्राइमरी ट्रांसफार्मर में 230 वोल्ट देते हैं और इसमें सेकेंडरी में 24 वोल्ट यहाँ से निकलता है। यहाँ से जब 24 वोल्ट ट्रांसफार्मर से निकलता है तो ये अपना थर्मोस्टेट को जाता है, यानी कि R और C में हमको 24 वोल्ट चाहिए। जैसे इसमें R और C में 24 वोल्ट आता है तो हमारा थर्मोस्टेट का डिस्प्ले चालू हो जाता है। डिस्प्ले चालू होने के बाद हम जब थर्मोस्टेट को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद हमारा इंडोर मोटर चालू होता है। तो अगर हम इंडोर मोटर को हाई स्पीड में सेट करके रखते हैं तो हमारा जो पावर सप्लाई है ये हाई से जाता है। ये थर्मोस्टेट को 24 वोल्ट मिल जाता है यहाँ पे। और एक जो पावर सप्लाई है 230 वोल्ट, ये जो 230 वोल्ट है यहाँ से ये थर्मोस्टेट को जाता है, जो कि ये मोटर के लिए है। यही जो 230 वोल्ट है यही पावर सप्लाई हाई को भी जाता है, मीडियम को भी जाता है और ये लो को भी जाता है। तो जब हम मोटर को हाई में सेट करते हैं और जब हम थर्मोस्टेट को चालू करते हैं तो ये जो 230 वोल्ट जो पावर सप्लाई है ये हाई में जाता है, हाई में आउटपुट करता है। जैसे ये 230 वोल्ट हाई में जाएगा तो हमारा मोटर हाई स्पीड में घूमेगा। फिर अगर हम फ़ैन स्पीड को हम चेंज करते हैं और उसको मीडियम में डालते हैं, मीडियम स्पीड में, तो उसके बाद ये जो पावर सप्लाई हाई में जा रहा था ये हाई में नहीं जाएगा, ये मीडियम में जाएगा। जैसे ही मीडियम में पावर सप्लाई जाएगा तो हमारा जो इंडोर मोटर है वो मीडियम स्पीड में घूमेगा। अगर हम फ़ैन स्पीड को, ये थर्मोस्टेट में स्पीड सेटिंग रहता है, अगर इस फ़ैन स्पीड को हम लो में सेट करते हैं तो उसके बाद ये जो पावर सप्लाई है एल से निकलने वाला जो पावर सप्लाई है अंदर से अंदर ये लो में जाएगा। लो में जाने के बाद ये इंडोर मोटर है वो लो स्पीड में घूमेगा। और ये जो इंडोर मोटर को एक न्यूट्रल दिया रहता है, यहाँ पे देखिए ये न्यूट्रल है ना, यहाँ पे न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल दिया हुआ है। तो न्यूट्रल मिल जाता है और जो ये पावर सप्लाई है ये बारी बारी से ये थर्मोस्टेट से मिलता रहता है और ये इंडोर मोटर चलता रहता है। उसके बाद काम आता है एक्चुएटर का। तो एक्चुएटर ये 0 to 10 वोल्ट का है।
तो अगर रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और हम इस थर्मोस्टेट में 22 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिए, यानी कि जितना रूम का टेम्परेचर है उससे अगर हम कम में सेट करेंगे तो यहाँ वाई से पावर सप्लाई आउट करेगा, यानी कि 0 to 10 वोल्ट यहाँ से निकलेगा वाई से। यहाँ से 0 to 10 वोल्ट निकलेगा, यानी कि 10 वोल्ट यहाँ से आउट करेगा। जैसे ही यहाँ से 10 वोल्ट आउट करेगा ये एक्चुएटर को देगा 0 to 10 वोल्ट, यानी कि 10 वोल्ट एक्चुएटर को मिलेगा। जैसे ही एक्चुएटर को 10 वोल्ट मिलेगा ये एक्चुएटर ओपन हो जाएंगे। ओपन होंगे तो जो चिल वाटर का जो पानी का लाइन है उसको ओपन कर देंगे। जैसे चिल वाटर का पानी का लाइन ओपन होगा तो रूम में कूलिंग आना शुरू हो जाएगा। और अगर हम 22 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर सेट किए हुए हैं, अगर रूम का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा उस टाइम में ये थर्मोस्टेट है ये 0 to 10 वोल्ट जो यहाँ से आउट कर रहा है उसको कट कर देगा, यानी कि 0 to 10 वोल्ट नहीं फेंकेगा। यहाँ से आउटपुट 10 वोल्ट नहीं जाएगा। जैसे यहाँ से आउटपुट 10 वोल्ट नहीं जाएगा ये एक्चुएटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे और बंद होने के बाद ये कूलिंग रूम में आना बंद हो जाएगा। और जैसे 22 डिग्री सेल्सियस से रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा ऑटोमेटिक यहाँ से 0 to 10 वोल्ट आउट करेंगे और फिर ये एक्चुएटर चालू हो जाएगा और फिर रूम में कूलिंग आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ऑटोमेटिक ये काम करते रहते हैं। तो इसमें भी देखिए CR यानी कि 24 वोल्ट, CR 24 वोल्ट देंगे और Y जो है Y में हम लोग कंट्रोल आउटपुट यानी कि 0 to 10 वोल्ट देंगे और इसमें L दिया हुआ है, यानी कि ये L में 230 वोल्ट हम देंगे। तो आपने देखा है कि यहाँ से मैं 10, अब देखिए यहाँ से मैं 230 वोल्ट दिया हूँ। उसके बाद GH, तो यहाँ भी GH है, यानी कि GH ये हाई को जाएगा। इसमें भी लिखा हुआ है कि GH हाई स्पीड को जाएगा और इसमें GM मीडियम को जाएगा। तो इसमें भी GM ये जो मीडियम के है और GL लो स्पीड को है। और तो यहाँ भी GL जो है ये लो स्पीड को गया हुआ है। और ये जो सेंसर का है तो सेंसर का तो उतना काम नहीं होता है, अगर हम चाहें तो एक्स्ट्रा सेंसर इसमें डाल के रूम में डाल सकते हैं, लेकिन ये थर्मोस्टेट में ही सेंसर रहता है, ये काम करता है। ये सेम इसमें भी है, यही है। ये जो वायरिंग डायग्राम है इसके ऊपर का ही है, सेम ऐसे ही देंगे। इसमें भी 24 वोल्ट देंगे, इसमें एक्चुएटर का देंगे, इसमें 230 वोल्ट देंगे, इसमें मोटर का हाई, ये मोटर का मीडियम, ये मोटर का लो और ये सेंसर का है। ठीक है, यही थर्मोस्टेट है इसका। तो इस तरह दोस्तों हम लोग FCU का वायरिंग कर सकते हैं और हम FCU को चला सकते हैं। थैंक यू। ये जो FCU का वायरिंग है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी FCU में PC बोर्ड दिया होता है और ये PC बोर्ड बार बार ख़राब होते हैं और इनका रिपेयरिंग का जो चार्ज होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये PC बोर्ड ख़राब होने के बाद मार्केट में मिलते भी नहीं हैं, तो उस टाइम में वो PC बोर्ड को निकाल कर हम ऐसा वायरिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी वायरिंग है, इसको हम आराम से चला सकते हैं ऐसा वायरिंग करके।